इंग्लिश के मॉडल वर्ब से रिलेटेड आज तक आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज की जो ये वीडियो है ये आज आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली है। आपको मैं कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बी यूज्ड टू के बारे में। अच्छा, बी यूज्ड टू का मतलब क्या होता है हिंदी में? इसका मतलब होता है कि आदत है या फिर आदत हो जाएगी। अच्छा, आदत है ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, भी हमें किसी चीज की आदत है। आदत हो जाएगी ये हो गई फ्यूचर की बात, कि भाई आने वाले समय में किसी को किसी चीज की आदत हो जाएगी। तो एक ही से ये दोनों सेंस कैसे निकले? तो ये निकले हैं आपके इससे, ये जो आगे लगा हुआ है ना बी, इस बी से ही ये आदत है और आदत हो जाएगी और आदत थी, तीनों सेंस निकल सकते हैं, क्योंकि बी के स्थान पर हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। चलिए देखते हैं किस तरह से। अब देखिए यहां पर जो स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट वो होगा जो आपके काम को करेगा। उसके बाद ये जो बी है ना बी, इस बी के स्थान पर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखेंगे? यदि प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, यदि सेंटेंस पास्ट का है तो पास्ट की लगेंगी, और फ्यूचर का है तो फ्यूचर की लगेंगी। उसके बाद आपको लिखना है यूज्ड टू, और उसके बाद आपके सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स बच जाते हैं, जो भी बचे कुछ शब्द हैं, उन सब को आपको ट्रांसलेट करके लिख देना है। देखिए कैसे, जैसे कि हमें इन बातों की आदत है। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है, कि प्रेजेंट में हमें किसी चीज की आदत है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स। कई बार आप बोलते हैं ना, यार मुझे तो आदत है इन सब चीजों की, मुझे तो आदत है इस फोन की, मुझे तो आदत है इस बाइक को चलाने की, या फिर मुझे तो आदत है इन सब की, है ना। तो इस वाली चीज में आप बी यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने यहाँ पर यूज किया है आर का। तो हमें यदि प्रेजेंट है तो इज, एम, आर, इनमें से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। गलती से यहां पर ही होता तो इज आ जाता, अब वी है तो आर आया है, यू होता तो भी आर आता, आई होता तो एम आ जाता। तो यानी कि इज, एम, आर का इस्तेमाल आपको प्रेजेंट में करना है, वाज वर्ब का इस्तेमाल आपको पास्ट में करना है, और विल का इस्तेमाल आपका फ्यूचर में होगा। जैसे कि तुम्हें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी, यानी कि आने वाले समय में आपको इसकी आदत हो जाएगी। अभी ये न्यू, कई बार बोलते हैं ना, नई नई चीज लेकर आते हैं तो ढंग से यूज नहीं की जाती है, ढंग से चलती नहीं है, तो बोलते हैं ना हाँ, आने वाले समय में आप इसको सीख जाओगे, भी नहीं है, यानी कि आपको इसकी आदत हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं यू विल सून बी यूज्ड टू दिस, या फिर इट, किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू विल सून बी यूज्ड टू दिस या फिर इट। तो इस तरह से बी यूज्ड टू का मतलब है कि किसी चीज की आदत है, आदत हो जाएगी, आदत थी। ठीक है, स्ट्रक्चर आपके सामने है, एग्जांपल्स आपके सामने है। यदि अब भी आपके समझ में नहीं आता है तो इससे ज्यादा आसान तरीका कोई भी नहीं है। आगे देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको बेसिक कोर्स भी मिलेगा, एडवांस भी मिलेगा, और यदि आप बेसिक टू एडवांस लेना चाहते हैं वो भी मिलेगा। ठीक है, और इंग्लिश के क्लास नोट्स हर कोर्स के साथ मिलेंगे आपको, A to Z वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है ही है, और जो लोग अपने इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। यदि आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तब भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। और यदि आपको कोई इशू आता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी इशू है आपको लिख देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कॉल लगेगी नहीं, कभी आप कॉल लगाने लगो। ठीक है, और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको ऐप में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा इजी लगता है। नेक्स्ट है ओवर देयर। ओवर देयर का मतलब होता है वहां पर। अच्छा, कई बार आप ऐसा बोलते हैं ना कि भाई वो चीज़ वहाँ पर रखी हुई है, वहाँ पर मतलब आपने रखा है उसको, है ना। तो कई बार आपने ओवर देयर का इस्तेमाल सुना होगा, है ना। तो ओवर देयर का मतलब होता है वहाँ पर। जब हमें किसी पर्टिकुलर स्थान के बारे में बताते हैं, प्लेस के बारे में बताते हैं कि वो वस्तु वहाँ पर है, उस पर्टिकुलर स्थान पर है। जैसे आप कई बार इशारे करके, हाथ से इशारा करके, उंगली से इशारा करके बताते हैं ना, वहाँ पर है, वहाँ से ले लो, वहाँ रख दो, वहाँ से ढूंढ लो, है ना। तो तब आप ओवर देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वह वहाँ पर होनी चाहिए, तब बोल सकते हैं इट शुड बी ओवर देयर, इट शुड बी ओवर देयर। राहुल यहाँ खेलता है, तो बोल सकते हैं राहुल प्लेज ओवर हेयर।
अच्छा, ये जो पहला वाला था वह वहां पर होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को, किसी चीज को ढूंढ रहे थे, ठीक है, और आपको वहां पर मिली नहीं। अब आप बोल रहे हैं यार उसे तो वहीं पर होना चाहिए, इट शुड बी ओवर देयर, यानी वहीं पर होना चाहिए उसको, ठीक है। इस तरह से, जैसे कि राहुल यहाँ खेलता है। मान लीजिए राहुल कोई छोटा लड़का है, छोटा बच्चा है, और आप बता रहे हैं वो ना यहाँ पर खेलता है, सुबह से शाम तक यहीं खेलता रहता है, बॉल से, खिलौनों से, है ना। तो मतलब आप एक पर्टिकुलर स्थान के बारे में बता रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं राहुल प्लेज ओवर हेयर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां की बात की गई है तो हमने हेयर का इस्तेमाल किया है, वहां की बात की गई थी तो देयर का इस्तेमाल करना। तो इसी तरह से ओवर देयर और हेयर आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर का मतलब होता है दूर की वस्तु, और हेयर का मतलब होता है नजदीक की वस्तु। जब आप किसी नजदीक की चीज को बताते हैं तो हेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूर की वस्तु को बताते हैं तो देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले आपको ओवर लगा देना है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है पहला वाला, ये तो मॉडल वर्ब से बना हुआ है, और जो दूसरा वाला है ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। रामू वहां पढ़ रहा है, तो बोल सकते हैं रामू इज स्टडिंग ओवर देयर। अब किसी ने पूछा कि रामू कहां पढ़ रहा है, हमने बोला रामू वहां पढ़ रहा है, वहां। आपने किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बता दिया, जगह के बारे में बता दिया कि भैया वो तो वहां पढ़ रहा है, तो रामू इज स्टडिंग ओवर देयर, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है। हमें कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है और ये मॉडल के द्वारा है। देखिए ये मॉडल के द्वारा बना हुआ है, इससे तो हमें यहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि वुड, शुड, कुड ये सब मॉडल के अंदर आते हैं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हमें ऐसे पता चला कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके बाद डायरेक्ट वर्ब है। देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब किस किस में नहीं होती बताइए? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती जब आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आपका सब्जेक्ट है उसके बाद जो वर्ब है या तो उसमें एस या ईएस आएगा या फिर वो सिंपल आएगा। हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जैसे इज एम आर हो गया, वाज वर हो गया, हैज हैव हो गया, है ना, विल हो गया, डू डज हो गया, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो ऐसे पिछना, इसको कैसे पहचाना? इसको पहचानने का आसान तरीका है, देखिए यहाँ पर इज एम आर का इस्तेमाल किया गया है। तो इज एम आर का इस्तेमाल कहां पर करते हैं? प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। और उसके बाद ये जो वर्ब है स्टडी, इसमें आईएनजी भी लगा हुआ है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। तो इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो सिर्फ एक ही टेंस में लगती है, और उसका नाम है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। इस तरह से आप ओवर देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ओवर देयर कोई एक तरह से मतलब ये मॉडल वर्ब नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एक वर्ड था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कुछ बच्चे इसको लेकर भी परेशान रहते हैं, ओवर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। ये मॉडल वर्ब है। शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम किया जाना चाहिए था, कोई काम किया जाना चाहिए था। ये जो सेंटेंस बनेंगे ये बनेंगे पैसिव वॉइस में। कौन से वॉइस में? पैसिव वॉइस में, कि किसी काम को किया जाना चाहिए था किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। अब जब पैसिव वॉइस में होगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद आएगा शुड हैव बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब यहां पर आपको पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस पैसिव में है, एक्टिव में है? एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें पूछा जाना चाहिए था, तुम्हें पूछा जाना चाहिए था। अच्छा यहां पर कहीं ऐसा है किसके द्वारा पूछा जाना चाहिए था? पूछने का काम कौन करता? तुम्हें तो पूछा जाना चाहिए था, तुम पर एक्शन किया जाना चाहिए था पूछने का, लेकिन इस पूछने के काम को, एक्शन को करने वाला कौन है वो नहीं बताया गया, उसको दुबका दिया गया है, छुपा दिया गया है ना। तो मतलब या तो उसको जानबूझकर नहीं बताया गया, या फिर उसने ऐसा ही बोला है। तुम्हें पूछा जाना चाहिए था, किसके द्वारा पूछा जाना चाहिए था? तो जब काम को करने वाले को ना बताया जाए या फिर छुपा दिया जाए तो वो सेंटेंस पैसिव में बनाया जाएगा, क्योंकि तुम पर ऑब्जेक्ट हो, तुम पर एक्शन किया गया है, तुम पर एक्शन का असर पड़ेगा। तो बोल सकते हैं यू शुड हैव बीन आस्क्ड, यू शुड हैव बीन आस्क्ड, तुम्हें पूछा जाना चाहिए था, उसे बताया जाना चाहिए था। तो बोल सकते हैं ही शुड हैव बीन टोल्ड, ही शुड हैव बीन टोल्ड, उसे बताया जाना चाहिए था। तो यहां पर देखिए यू आपका ऑब्जेक्ट है और यहां पर ही आपका ऑब्जेक्ट है, ना कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद शुड हैव बीन आ गया है, और आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड, और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड आ गई है। तो इस तरह से सेंटेंस को हमने पैसिव में बना दिया है कि पास्ट में कोई काम किया जाना चाहिए था किसी व्यक्ति के द्वारा। अब यदि यहां पर हम अपने नाम को दिखाना चाहते हैं या फिर उसको दिखाना चाहते हैं जो काम किया गया था, जिसने काम किया था, जैसे कि तुम्हें राहुल के द्वारा पूछा जाना चाहिए था, ऐसा भी तो बोल सकते हैं।
तो राहुल के द्वारा, अब के द्वारा जो वर्ड आ गया ना, इसके द्वारा पिछड़ेगा कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव का है, और यहां पर आपको बाय लगाकर राहुल लिखना पड़ेगा। यू शुड हैव बीन आस्क्ड बाय राहुल, ही शुड हैव बीन टोल्ड बाय राहुल, उसे राहुल के द्वारा बताया जाना चाहिए था। इस तरह से आप शुड हैव बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आउट टू हैव। आउट टू हैव का मतलब होता है करना चाहिए था, किसी को कोई काम करना चाहिए था पास्ट में। अच्छा, शुड हैव तो आपने पढ़ा ही होगा, शुड हैव का मतलब भी होता है चाहिए था, आउट टू हैव का मतलब भी यही होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, आउट टू हैव का इस्तेमाल हम करते हैं अपने से बड़ों के साथ, जब हम उनको ऐसा फील ना करवाएं कि हम उनको राय दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, बल्कि अपनी बात को सिर्फ बता दें, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। और यदि अपने घर वालों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, आपसे छोटे हैं, दोस्त हैं, तो आप शुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड टू आउट टू हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आती है? जब भी किसी मॉडल वर्ब के बाद हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, यदि उसमें वर्ब लगनी है तो। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तुम्हें उससे पूछना चाहिए था, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था मतलब तुम्हें पास्ट में कोई काम करना चाहिए था, है ना। तो हम बोल सकते हैं यू आउट टू हैव आस्क्ड हिम, यू आउट टू हैव आस्क्ड हिम, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। अब हम इसको शुड के द्वारा बना सकते हैं, यू शुड हैव आस्क्ड हिम, कोई दिक्कत नहीं है। यू शुड हैव आस्क्ड हिम, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किससे बात करनी है। बड़ों से करनी है तो आउट टू लगा सकते हैं, अपने बराबर के हैं, आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके परिवार वाले हैं, तो आप शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप आउट टू हैव और शुड हैव को देखिए, शुड हैव भी आपके समझ में आ गया यहाँ से देखकर, है ना। तो चलिए अब देखते हैं वुड हैव को। वुड हैव का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है कि काम कर लिया होगा, या फिर कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा। काम कर लिया होगा या काम को कर चुका होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं, है ना। तो यहां पर जो सेंटेंस बनेगा उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वुड हैव लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए कैसे, उन्होंने टीवी देख लिया होगा, उन्होंने टीवी देख लिया होगा, तो बोल सकते हैं दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, उन्होंने क्या देख लिया होगा? टीवी देख लिया होगा। प्रेजेंट तक आपके हिसाब से किसी ने कोई काम कर लिया होगा, वहां पर आप वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं, और आपको पक्का पता नहीं होता लेकिन आप अंदाजा लगाते हैं। वो पढ़ लिया होगा तो बोल सकते हैं ही वुड हैव स्टडीड, ही वुड हैव स्टडीड, वो क्या कर लिया होगा? पढ़ लिया होगा। वह जा चुका होगा तो बोल सकते हैं ही वुड हैव गॉन, ही वुड हैव गॉन, वह क्या कर चुका होगा? जा चुका होगा अब तक तो, है ना। कई बार आप बोलते हैं ना भाई वो तो जा चुका होगा, या फिर वो जा लिया होगा, है ना, या फिर वो गया होगा, ऐसा भी बोलते हैं। तो बोल सकते हैं ही वुड हैव गॉन, ही वुड हैव गॉन, वो पढ़ लिया होगा, ही वुड हैव स्टडीड, ही वुड हैव स्टडीड, उन्होंने टीवी देख लिया होगा, तो बोल सकते हैं दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, दे वुड हैव वॉच्ड टीवी। तो इस तरह से आप वुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, काम कर दिया होगा या फिर काम को कर चुका होगा, इन सेंसेस में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वुड लाइक। वुड लाइक का मतलब होता है कि इच्छा होना या फिर किसी चीज की इच्छा करना, कि आपको किसी चीज की इच्छा है, आप बोल रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए, या फिर मैं वहां जाना चाहूंगा, आपकी इच्छा है ऐसी, तो आप वुड लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें टू भी लग जाएगा आगे, देखिए कैसे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वुड लाइक टू लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म के बाद OW का मतलब है अदर वर्ड्स आपके आ जाएंगे। देखिए, मैं इसमें भाग लेना चाहता हूं, मैं इसमें क्या करना चाहता हूं? भाग लेना चाहता हूं। तो मैं बोल सकता हूं आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, मैं क्या करना चाहता हूं? भाग लेना चाहता हूं, मैं इसमें भाग लेना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, यानी कि कोई कंपटीशन था, कोई प्रतियोगिता थी और उसमें आप भाग लेना चाहते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड लाइक टू का। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इसका मतलब है कि मेरी कुछ इच्छा है आपसे कुछ पूछने की। आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कई बार आप सुना होगा ना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, ऐसे बोलते सुना होगा आपने। तो आप इस तरह से वुड लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इच्छा होना, आप अपनी जब इच्छा को बताते हैं या फिर इच्छा को जाहिर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी का मतलब होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ
कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होना चाहिए। आपके हिसाब से कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होना चाहिए, वहां पर आप शुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड बी लिखना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर वर्ब की तो 3 ही फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म कहाँ से आ गई? तो भैया फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि जैसे गो है तो गो में आईएनजी लगाएंगे गोइंग, वर्क है वर्क में आईएनजी लगाएंगे वर्किंग, तो इसी को फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। उसे अपना काम कर रहा होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि उसको अपना काम कर रहा होना चाहिए तो बोल सकते हैं ही शुड बी डूइंग हिज वर्क, ही शुड बी डूइंग हिज वर्क। उन्हें फिल्म देख रहा होना चाहिए तो बोल सकते हैं ही शुड बी वॉचिंग फिल्म, ही शुड बी वॉचिंग फिल्म। उन्हें फिल्म देख रहा होना चाहिए। तो इस तरह से शुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए आपके हिसाब से। अब वो करे या ना करे वो उसके ऊपर है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भैया उसे तो ये कर रहा होना चाहिए, ठीक है, तो तब आप शुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब होता है काम करना पड़ता होगा, किसी को कोई काम करना पड़ता होगा, तब आप वुड हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड हैव टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे कि उसे खाना बनाना पड़ता होगा तो बोल सकते हैं ही वुड हैव टू कुक, है ना, ही वुड हैव टू कुक। अब यहाँ लास्ट में आप फूड भी लिख सकते हैं यदि आप चाहते हैं। बाकी कुक का मतलब होता है खाना पकाना, खाना बनाना, ठीक है। तुम्हें नाचना पड़ता होगा तो बोल सकते हैं यू वुड हैव टू डांस, यू वुड हैव टू डांस। तुम्हें नाचना पड़ता होगा, उन्हें बोलना पड़ता होगा तो बोल सकते हैं ही वुड हैव टू स्पीक, ही वुड हैव टू स्पीक। उन्हें क्या करना पड़ता होगा? बोलना पड़ता होगा। इस तरह से आप वुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, काम करना पड़ता होगा किसी को आपके हिसाब से। नेक्स्ट है कुड हैव टू, कोई काम करना पड़ सकता है, किसी को कोई काम करना पड़ सकता है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, कुड हैव टू आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसे जाना पड़ सकता है तो बोल सकते हैं ही कुड हैव टू गो, ही कुड हैव टू गो। तुम्हें खेलना पड़ सकता है तो बोल सकते हैं यू कुड हैव टू प्ले, यू कुड हैव टू प्ले। उन्हें देखना पड़ सकता है तो बोल सकते हैं दे कुड हैव टू वॉच, दे कुड हैव टू वॉच। तो इस तरह से आप कुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है वुड। वुड का इस्तेमाल हम करते हैं फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी में, और कोई किसी काम को करेगा, ये बात उसने पास्ट में बोली थी हमसे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे आ जाएगा। उसने कहा वह करेगा, तो यानी कि ये बात उसने पास्ट में हमसे बोल दी थी कि भैया वो काम करेगा, तो बोल सकते हैं ही सेड दैट ही वुड डू, ही वुड डू। उसने कहा कि वह करेगा। अब जैसे सीता आएगी तो बोल सकते हैं सीता वुड कम, तो इसका मतलब है कि वुड लग गया तो मतलब फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी को एक सेंटेंस दिखाता है। वह तुमसे मिलेगी तो बोल सकते हैं शी वुड मीट यू, शी वुड मीट यू। तो इस तरह से आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। कोई कुछ करेगा आने वाले समय में, मतलब लेस पॉसिबिलिटी उस काम की, और किसी ने पास्ट में बोला था किसी काम को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कुड हैव, काम को कर सकते थे या फिर कुछ पास हो सकता था किसी के। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, कुड हैव लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तुम वहां जा सकते थे तो बोल सकते हैं यू कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कार हो सकती थी तो बोल सकते हैं यू कुड हैव ए कार, यू कुड हैव ए कार। वह यहां आ सकता था तो बोल सकते हैं ही कुड हैव कम हेयर, ही कुड हैव कम हेयर। तो इस तरह से आप कुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कुड हैव समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट है शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। इसका मतलब है कि काम करना चाहिए था, किसी को कोई काम करना चाहिए था। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, शुड हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तुम्हें उसे पूछना चाहिए था तो हम बोल सकते हैं यू शुड हैव आस्क्ड हिम, यू शुड हैव आस्क्ड हिम। उसे यहां आना चाहिए था तो बोल सकते हैं ही शुड हैव कम हेयर, ही शुड हैव कम हेयर। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।